हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ पंकज फलमित्र में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज अपन वाले हैं कक्षा 12 का जो अध्याय है आपका पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, उसके अंदर लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया के बारे में। स्टूडेंट, इससे पिछले वाला जो वीडियो था उसमें अपन ने बात कर ली थी कि जो आपके पुष्प होती है उसकी संरचना कैसी होती है, इसके साथ साथ जो पुष्प होता है उसका निर्माण किस प्रकार होता है, और साथ ही साथ जो आपकी पुंकेसर होती है उसकी संरचना कैसी दिखाई देती है, और साथ ही साथ अपन ने परागकोश की भित्ति के बारे में भी बात कर ली थी। इस वीडियो में अपन बात करेंगे लघु बीजाणु जनन के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले अगर अपन बात करें लघु बीजाणु जनन, तो लघु बीजाणु जनन की बात की जाए तो लघु बीजाणु जनन को इंग्लिश में अपन लोग क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। इंग्लिश में आपको नेम याद रखने चाहिए, जिससे क्या होता है कि एग्जाम्स के अंदर थोड़ा सा अपने को क्लैरिटी भी मिलती है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो लघु बीजाणु जनन, सबसे पहली चीज़ है कि लघु बीजाणु जनन कहाँ संपन्न होता है। तो याद रखना स्टूडेंट, ये आपके जो पुष्प का नर भाग होता है, तो नर भाग जैसे कि आपका परागकोश, तो ये कहाँ संपन्न होता है भाई? परागकोश के अंदर क्या होता है? ये संपन्न होता है। परागकोश के अंदर जो क्या पाई जाती है? आपकी लघु बीजाणु धानी पाई जाती है। क्या पाई जाती है स्टूडेंट? लघु बीजाणु धानी। तो अपन ने परागकोश की संरचना के बारे में बात की थी, उसमें अपन ने देखा था कि परागकोश का अनुप्रस्थ काटने पर आपको कुछ इस तरीके की संरचना आपको जो है वो उसमें दिखाई देती है। ठीक है जी। यहाँ पर क्या होगा? इन किनारों पर आपको क्या देखने को मिलेगी? आपको लघु बीजाणु धानियाँ भी देखने को मिलती है। तो इन्हीं लघु बीजाणु धानियों के अंदर किसका निर्माण होता है? आपके लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, या अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या चलेगा? आपका लघु बीजाणु जनन चलता है। क्या चलता है स्टूडेंट? लघु बीजाणु जनन चलता है। अब इसी के बारे में बात करेंगे कि ये लघु बीजाणु जनन जो होता है वो कैसे पूर्ण होता है और कौन कौन सी कोशिकाएं इसमें भाग लेती है। तो यदि अपन बात करें यहाँ पर लघु बीजाणु धानी, तो लघु बीजाणु धानी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? तो स्टूडेंट देखिए, जो आपकी क्या होती है? लघु बीजाणु धानी होती है। इन लघु बीजाणु धानियों में क्या पाए जाते हैं? बीजाणुजन ऊतक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं स्टूडेंट? बीजाणुजन ऊतक। जो आपका बीजाणुजन ऊतक है, इसका भी आपको नाम सुना सा लग रहा है। पिछले वीडियो में अपन ने देखा था कि भाई जो बीजाणुजन ऊतक है उसका निर्माण किससे होता है? तो इसका निर्माण होता है प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका से। किससे होता है स्टूडेंट? प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका से। और इस प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका का निर्माण किससे होता है बेटा? प्रपशु कोशिका से। किससे होता है? प्रपशु कोशिका से। तो ये प्रपशु कोशिका ही किसका निर्माण करती है? आपके प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाओं का, और फिर ये क्या करती है? बीजाणुजन ऊतकों का निर्माण करती है। अब क्या होता है? इन बीजाणुजन ऊतकों की जो कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें अपन लोग बीजाणुजन कोशिका भी बोल सकते हैं, ये कोशिकाएं यहाँ पर क्या करती है बेटा? ये करती है समसूत्री विभाजन। क्या करती है? समसूत्री विभाजन। अब जैसे ही क्या होगा यहाँ पर, अब देखो ये सारी प्रक्रिया कहाँ चल रही है? लघु बीजाणु धानी में चल रही है। ठीक है जी। तो जैसे ही इनमें क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है, तो समसूत्री विभाजन के कारण यहाँ पर एक द्विगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसे अपन लोग बोलते हैं लघु बीजाणु मात्र कोशिका। क्या बोलते हैं स्टूडेंट इसे? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। ये भी आपका कैसा है? ये भी, इनकी कोशिकाएं भी आपकी द्विगुणित है, इनकी कोशिकाएं भी द्विगुणित है, और इनकी कोशिकाएं भी क्या होगी? द्विगुणित होगी। तो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं कैसी होती है? द्विगुणित कोशिकाएं होती हैं। अब बेटा इसमें क्या होगा? इससे आपको बनाना है क्या? आगे चल के युग्मक ही बनाने अपन को। तो यहाँ पर क्या होगा? सबसे पहले लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में क्या होता है बेटा? अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन। और ये अर्धसूत्री विभाजन के कारण यहाँ पर क्या करते हैं? 4 लघु बीजाणु, क्या होते हैं बेटा? यहाँ पे 4 लघु बीजाणु का निर्माण होता है। और ये चारों लघु बीजाणु जो होते हैं वो एक दूसरे से एक भित्ति द्वारा जुड़े होते हैं। इस भित्ति को अपन क्या बोलते हैं? इस भित्ति को अपन बोलते हैं केलोज भित्ति। और इसके बारे में भी अपन ने पिछली वीडियो में जिक्र किया था कि टेपिटम जो होता है आपका, वो एक जो टेपिटम क्या है? टेपिटम जो है आपकी वो परागकोश की सबसे आंतरिक भित्ति होती है, जो कि एक विशेष प्रकार का एंजाइम निकालती है, जिसे अपन लोग बोलते हैं क्या? केलेज एंजाइम। क्या बोलते हैं? केलेज। और ये केलेज क्या करता है? इस पे काम करता है, और इस पे काम करके इस केलोज भित्ति को खत्म कर देता है, जिससे कि ये आपके लघु बीजाणु अलग होकर किसका निर्माण कर देते हैं? परागकणों का निर्माण
कर देते हैं। इसका मतलब यहाँ पर लघु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती बेटा? लघु बीजाणु जनन कहलाती है। यह प्रक्रिया कैसे पूर्ण हुई? बीजाणुजन ऊतकों का निर्माण हुआ। अब बीजाणुजन ऊतक की जो कोशिकाएं होती है वो क्या करती है? समसूत्री विभाजन करती है और किसका निर्माण करती है? लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का। अब ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो होती है वो अर्धसूत्री विभाजन कर रही है, क्योंकि यहाँ पर ये द्विगुणित, और ये क्या करना है? इसको आगे चलकर जो भी आपके क्या है नर युग्मकोद्भिद उनका निर्माण करना है। तो अर्धसूत्री विभाजन से किसका निर्माण हो जाएगा? लघु बीजाणु का निर्माण हो जाएगा। अब लघु बीजाणु क्या होता है? तो लघु बीजाणु आपका अगुणित होता है। कैसा होता है? अगुणित। बेटा यहाँ पर बात आती है कि अगुणित क्यों होता है? कारण है भाई, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, ना कि समसूत्री विभाजन हो रहा है। और आपको पता भी है कि अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन के अंदर जो आपके गुणसूत्रों की संख्या होती है वो अपने पेतृक कोशिकाओं से आधी रह जाती है। तो यहाँ पर लघु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लघु बीजाणु जनन। तो इसकी परिभाषा अगर अपन लोग लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? लघु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया, लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लघु बीजाणु जनन कहलाती है। एक चीज यहां पर याद रखना स्टूडेंट, जो ये लघु बीजाणु जो बनते हैं यहाँ पे, ये किस रूप में बनते हैं? तो ये पहले अपने लघु बीजाणु चतुष्क के रूप में बनते हैं। किसके रूप में बनते हैं? लघु बीजाणु चतुष्क के रूप में बनते हैं। किसके रूप में बनेंगे? लघु बीजाणु चतुष्क के रूप में बनते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये जो चारों लघु बीजाणु हैं वो आपस में जुड़े रहते हैं इस तरीके से। अब ऐसा नहीं कि इसका पैटर्न सिर्फ ऐसे ही हो सकता है, हो सकता है कि आपको ये ऐसे भी मिल जाए इस तरीके से और एक पीछे की तरफ हो सकता है कि आपको ये ऐसे भी मिल जाए, ठीक है, इस तरीके से। तो ये बात आ जाती है किसके बारे में? लघु बीजाणु जनन के बारे में। यहां तक आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना, बस बार बार इस थोड़ा सा इस चीज़ को आपको रिवाइज कर लेना है, अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा। चलो इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि कैसे आपका ये देखने को मिलेगा। अभी तो अपन ने इसको बेसिकली जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो अपन ने देखा है, डायग्रामेटिकली समझते हैं कि कैसे ये डिवाइड कर रहा है। तो देखिए यहां पर जैसे मान लो ये आपका क्या था? ये आपका बीजाणुजन ऊतक है। ये क्या आपका? लघु बीजाणुदानी में पाया जाने वाला बीजाणुजन ऊतक, यानी कि ये कोशिकाओं का, बीजाणुजन कोशिकाओं का समूह है। अब ये सारे के सारे सक्रिय है। अब इसमें अपन देखते हैं कि यहां पर एक कोशिका जो है ये क्या कर रही है? यहां पर जैसे मान लो अपन ने ये कोशिका ले ली इसकी, और ये यहां पर क्या करेगी बेटा? ये यहां पर कर रही है समसूत्री विभाजन। अब आपको पता है जैसे ही ये समसूत्री विभाजन करेगी तो ये भी कैसी है? द्विगुणित। तो इससे बनने वाली जो कोशिकाएं होंगी वो भी कैसी होंगी? द्विगुणित होंगी। कैसी होंगी? द्विगुणित। बनेगी कितनी? वही बात है कि जब एक कोशिका के अंदर आप समसूत्री विभाजन करवा रहे हो तो उससे कितनी पुत्री कोशिकाएं बनती है? 2 पुत्री कोशिकाएं। लेकिन अपन सिंगल को लेकर ही समझ रहे हैं, तो इसका मतलब यहां पर क्या हुआ? जो आपकी बीजाणुजन कोशिकाएं होती हैं, बीजाणुजन कोशिकाएं होती हैं, इनके अंदर समसूत्री विभाजन हुआ, जिसके कारण क्या हो गया? आपका क्या बन गई? लघु बीजाणु। अगर इसको मैं शॉर्ट में लिखना चाहूं तो एमएमसी लिख सकता हूं। उसको मैं क्या लिख सकता हूं? एमएमसी, मतलब कि माइक्रोस्पोर मदर सेल या लघु बीजाणु मात्र कोशिका। अब क्या होगा? इस लघु बीजाणु मात्र कोशिका ने क्या किया? अर्धसूत्री विभाजन किया। अच्छा चलो इसको सीधा समझते हैं अपन, ठीक है? सीधा समझते हैं। कैसे? जैसे मान लो ये आपकी लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, ठीक है? आपको पता है कि जब भी किसी कोशिका में विभाजन होता है पहले क्या होता है? केंद्रक विभाजन होता है और फिर क्या होता है? कोशिका द्रव्य विभाजन होता है। चलिए अपन यहां पर देख लेते हैं कि जैसे ही इसमें क्या होता है, इस लघु बीजाणु मात्र कोशिका में जब क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन प्रथम होगा,
तो अर्धसूत्री विभाजन प्रथम के दौरान केंद्रक विभाजन भी होगा और उसके बाद कोशिका द्रव्य विभाजन के बाद क्या हो जाएगा आपका, ये इस तरीके से 2 कोशिकाएं विभक्त हो जाएंगी। अब इसमें और इसके अंदर गुणसूत्र की संख्या देखी जाए तो यहां पर तो कितनी है 2n है, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा n। कारण है आपको अर्धसूत्री विभाजन अगर अच्छे से पढ़ा है तो आपको इस बारे में पता होगा। अब यहां पर क्या होगा आपका अर्धसूत्री विभाजन सेकंड हुआ, यहां पर भी क्या हो रहा है अर्धसूत्री विभाजन सेकंड हो रहा है। आपको पता है कि अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय जो होता है वो बिल्कुल किसके समानार्थी होता है, मतलब अपन बोल सकते हैं किसके समान होता है, समसूत्री विभाजन के समान। तो यहां पर जितने गुणसूत्र इसमें है उतने ही गुणसूत्र किसमें आ जाएंगे, अगली वाली कोशिका में आ जाएंगे इस तरीके से। तो इसका मतलब ये अगुणित तो ये भी अगुणित, ये भी अगुणित और ये भी अगुणित और ये भी अगुणित। तो क्या अपन ये नहीं बोल सकते कि एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से लगभग अर्धसूत्री विभाजन द्वारा कितने लघु बीजाणु बनते हैं, 4 लघु बीजाणु बनते हैं। और ये सारों के चारों कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं, क्योंकि इनमें क्या चल रहा था, अर्धसूत्री विभाजन चल रहा था। इस प्रकार अपन लघु बीजाणु को समझ सकते हैं। अब एक क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या है कि यदि 25 लघु बीजाणु मात्र कोशिका अपने पास है तो उनसे प्राप्त होने वाले लघु बीजाणु या अपन बोल सकते हैं परागकण की संख्या को बताइए। तो 25 माइक्रोस्पोर मदर सेल अपने पास है, यानी कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका अपने पास है, तो उससे कितने परागकण अपने को प्राप्त होंगे। तो सीधी सी बात है, एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से कितने लघु बीजाणु प्राप्त हो रहे थे, 4, क्योंकि लघु बीजाणु बाद में क्या बनाता है, परागकण ही तो बनाता है। तो ये 4 लघु बीजाणु अपने को प्राप्त हो रहे हैं। इसका मतलब कि अगर 1 से 4 मिल रहे हैं तो 25 से कितना होगा भाई, मल्टीप्लाई कर दो, 25 गुणा 4 कितने हो जाएंगे आपके 100। तो भाई 100 परागकण यहां पर प्राप्त होंगे। तो ये सारा जो कॉन्सेप्ट है वो अपने लघु बीजाणु जनन का है। आई होप आपको ये टॉपिक बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से चैनल को शेयर करें। और स्टूडेंट अब नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे जो परागकण की संरचना है और साथ ही साथ उसका परिवर्धन है उसके बारे में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।